हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। और आज की क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो और चाहे वो स्टेट लेवल का हो, हर एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो अच्छे से इस क्लास को पढ़ें और अच्छे से इस क्लास के सभी नोट्स बनाएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की अगर बात की जाए कि कब बना था, तो भारतीय संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लेकिन उस समय पे इसको लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और तभी से लेकर के आज तक 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन बात आई कानून दिवस की, तो कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो कानून दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ठीक है, जिस समय पे हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पे उसमें कितने भाग थे, कितने आर्टिकल्स थे, और बात की जाए कि कितनी अनुसूचियां थी। तो संविधान लागू हुआ उस समय पे 22 भाग होते थे। उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची उसके अंदर शामिल थी। लेकिन वर्तमान में जो संविधान है इसके अंदर भागों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है और अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ चुकी है। और ये जो अनुच्छेद और भाग हैं ये आपके क ख ग करके बढ़ाए गए हैं। लेकिन हम मूल संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद थे उन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? तो इसमें बताया गया भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ये बातें आपकी आर्टिकल 1 में बोला गया। भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात आपकी आर्टिकल 1 बताता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद 2 क्या बताता है? तो बाहरी राज्य को, बाहरी क्षेत्र को शामिल करना। बाहरी क्षेत्र को शामिल करना, ये आर्टिकल 2 बोलता है। यानी भारत से बाहर का जो भी क्षेत्र होगा उसको भारत अपने अंदर शामिल कर सकता है। और शामिल कैसे करेगा? या तो वो राज्य अपनी इच्छा से आए या फिर वो उसको हम आक्रमण के द्वारा उसको अपने भारत के अंदर लें। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 बोलता है कि बाहरी क्षेत्र को देश में शामिल करना। ठीक है, हमारे संविधान में ये बात बोली गई है कि कोई भी राज्य आकर के भारत में जुड़ सकता है। लेकिन भारत के जितने भी स्टेट हैं, वर्तमान में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है कि भारत से अलग हो सकें। ठीक है, फिर अगला है आर्टिकल नंबर 3। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 3 में बोला गया कि राज्य का नाम परिवर्तन, राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होगा? तो राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होगा। संसद किसी भी राज्य का नाम जो है वो चेंज कर सकती है और ये पावर सिर्फ संसद के पास है। इसकी पावर राज्य के पास नहीं है कि वो इसके पीछे रोक टोक कर सके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है। और हमने नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है? तो नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, और आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 के अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं वो नागरिकता के बारे में बताते हैं कि कैसे आप भारत की नागरिकता ले सकते हो और कैसे आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये आर्टिकल 5 से 11 बताता है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद
14। अनुच्छेद 14 है विधि समक्ष समानता। विधि समक्ष समानता यानी कानून की नजर में हर इंसान समान है, हर इंसान के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक गरीब के साथ किया जाता है और जो अमीर के साथ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, कानून की नज़र से सबको समान देखा जाएगा। तो विधि समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो आर्टिकल 14 इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया? तो इसमें बताया लिंग, धर्म, जाति, लिंग धर्म जाति की समानता, ये आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 15 लिंग धर्म जाति की समानता, किसी भी इंसान के साथ में उसके लिंग के हिसाब से, यानी वो पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है, लेस्बियन है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बात की जाए धर्म की, तो किसी का हिंदू धर्म है, किसी का मुस्लिम धर्म है, किसी का क्रिश्चियन है, कोई बौद्ध है, कोई कैसा भी धर्म का है, तो भारत का जो भी नागरिक है उसके साथ में उसकी जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से और लिंग के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया? तो अनुच्छेद 16 में बताया नौकरी में समानता। नौकरी में समानता, ये आर्टिकल 16 बताता है। ठीक है, भारत के हर नागरिक को नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और बोली गई है कि नौकरी में सबको समान प्रावधान तो दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण को छोड़ करके। ठीक है, आरक्षण को छोड़ करके हर इंसान को नौकरियों में समान दर्जा दिया जाएगा। हर नागरिक जिसकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो नौकरी कर सकता है, उसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आरक्षण को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया? तो इसमें है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत ये आर्टिकल 17 करता है। ठीक है, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 बताता है। वही बात आ गई, कास्टिज्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से पहले क्या होता था, छुआछूत की भावना होती थी। ठीक है, तो जो उच्च जाति के लोग थे वो निम्न जाति के लोगों को अपने घर में नहीं बैठने देते थे, अच्छे स्थान पे नहीं बैठने देते थे, उनको पानी वगैरह नहीं पीने देते थे अपने बर्तन में। तो उस चीज़ का प्रावधान किया गया और आर्टिकल 17 में बोला गया कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अगर आज के बाद में कोई भी छुआछूत की भावना करेगा तो सरकार उसके खिलाफ क्या करेगी? कार्रवाई करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 में क्या बोला भाई? तो इसमें बोला गया उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, उपाधियों का कैसे अंत करेगा? तो उपाधियों का अंत, जैसे पहले अंग्रेज या फिर जो भी राजा महाराजा थे वो अनेक प्रकार की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, जैसे केसरी हिंद हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी उपाधियाँ होती जैसे राजा, महाराजा, महाराजाधिराज। तो इस प्रकार की कोई भी उपाधि जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो आप कहते होंगे कि सर बहुत सी उपाधियाँ तो आज भी ली जाती हैं, जैसे कौन सी? कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, एमएलए है, या फिर इसके अलावा हम बात करें पीएचडी है। ठीक है, तो ये भी तो उपाधियाँ हैं, एडवोकेट है। तो
संविधान में बोला गया है कि भाई जो नॉर्मल आदमी कोई भी उपाधि धारण कर लेता था वो उपाधियां नहीं चलेंगी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, या फिर कोई भी पुरस्कार जैसे भारत रत्न पुरस्कार विजेता, परमवीर चक्र विजेता, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता, इस प्रकार की उपाधियां धारण कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को सरकार ने मान्यता दे रखी है। लेकिन ऐरा गैरा कोई भी उपाधियां होंगी उनको सरकार कोई भी मान्यता नहीं देगी, और ये आर्टिकल 18 में बोला गया है। ठीक है, और आर्टिकल 18 के तहत ही कोई भी नागरिक भारत का अगर उसको कोई पुरस्कार लेना है विदेश में, तो सबसे पहले आर्टिकल 18 के अनुसार उसको राष्ट्रपति के पास में जाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब राष्ट्रपति कहेगा तब वो जा करके कोई भी बाहर से पुरस्कार ले सकता है, अन्यथा उसको कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दिया तो जाएगा लेकिन राष्ट्रपति परमिशन के खिलाफ अगर वो जाएगा तो वो मान्य नहीं होगा, वापिस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 19A की। ठीक है, आर्टिकल 19A में क्या बोला गया? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत दी जाती है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, हम सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाते हैं या फिर जो मीडिया है वो सरकार से कोई भी सवाल जवाब करती है, तो वो आर्टिकल 19 ही है जो उनको इस चीज की परमिशन देता है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर सेकंड है इसमें अनुच्छेद 19B, और अनुच्छेद 19B क्या कहता है? सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19B देता है। ठीक है, कोई भी आदमी कहीं पर भी, यानी 4 आदमी कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन बिना हथियार के। ऐसा नहीं है कि आप 4 लोग इकट्ठे हो गए और आपने हथियार ले रखे हैं और दाएं दाएं गोलियां चलाने लग गए। अगर आप ऐसा करोगे तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आप सभा कर सकते हो लेकिन बिना हथियार के। ठीक है, तो इसमें ये प्रावधान है। सेकंड बात, अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19C के तहत दिया जाता है भाई। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19C। संघ ऐसा जो सरकार के खिलाफ न हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई आतंकवादी संगठन बना लिया और आप सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। संघ ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए जिससे देश की भलाई होती हो। ठीक है, तो आप कोई भी पार्टी बना सकते हो, संघ बना सकते हो। आर्टिकल 19C इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्टिकल 19D। ठीक है, आर्टिकल 19D घूमने फिरने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19D के तहत दी जाती है। ठीक है, आप पूरे भारत में कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 19E, और इसके अंदर है आवास करने की स्वतंत्रता, आवास करने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आप कहीं पर भी रह सकते हो। ठीक है, अपना घर बना सकते हो, रैन बसेरा बना सकते हो। ठीक है, फिर है आर्टिकल 19F, और इसमें क्या था भाई? तो इसके अंदर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19F में था, लेकिन वर्तमान में ये जो चीज़ है इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा सरकार के द्वारा दे दिया गया, और इसे वर्तमान में 19F से निकाल दिया गया है और किस में डाल दिया गया है?
तो इसको डाल दिया गया है 300 क में, 300 क के अंदर इस आर्टिकल को डाल दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार किस में था? आर्टिकल 19 F में। नेक्स्ट आर्टिकल 19 G, और ये किस चीज की स्वतंत्रता देता है? तो ये है काम करने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 G के द्वारा आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, कमा करके खा सकते हो। ठीक है, और 19 G आपको इसके लिए पूरी पूरी आज़ादी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 20, और इसमें बोला गया अपराध के संबंध में संरक्षण, अपराध के संबंध में संरक्षण। और ये प्रावधान आपको आर्टिकल 20 देता है। अपराध कैसा? जैसे आपने कोई अपराध कर दिया तो अपराध के संबंध में संरक्षण कैसा मिलेगा? तो संरक्षण ऐसे मिलेगा जैसे आपको एक अपराध के लिए एक बारी सजा मिलेगी, बार बार आपको सजा नहीं दी जाएगी। और कैसा संरक्षण है? तो आपने जिस समय पे जो अपराध किया और उस समय पे जो कानून था उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको आज सजा दी गई, आपने कोई अपराध किया और उसकी सजा है 2 दिन, और बाद में आपको सजा देने के बाद में अगले दिन से उस पर के ऊपर प्रावधान बना दिया गया कि भाई उस अपराध के लिए सजा है 1 साल की। तो ऐसा नहीं कि आपको 1 साल के लिए डालेंगे, आपकी जो सजा है वही सजा आपको दी जाएगी। तो एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, और जो कानून वर्तमान में है उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। तीसरी बात, आपको खुद के खिलाफ कभी भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे संरक्षण है आर्टिकल 20 में, और अपराध के संबंध में संरक्षण आपको पूरा पूरा प्रावधान देता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या भाई? तो इसमें है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के अंदर दिया गया है। ठीक है, आपसे कोई भी जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। अगर आपको कोई मरने के लिए कहता है, सुसाइड के लिए कहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, अगर आप भी सुसाइड करने की कोशिश करते हो तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता यानी जीने का अधिकार, और ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, और ये आर्टिकल 21 के तहत बोला गया है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें सारी की सारी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो जल्दी से इन बातों को नोट करें, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 21 क की। ठीक है, अनुच्छेद 21 क। और अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया? तो इसमें बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छह से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 क में किया गया। लेकिन मूल संविधान के अंदर ये आर्टिकल नहीं होता था। जिस भी आर्टिकल के पीछे आपको क, ख, ग, ए, बी, सी, डी जो भी मिल जाए तो इसका मतलब वो बाद में जोड़ा गया होगा। तो ये भी बाद में जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया? आर्टिकल 21 क को जोड़ा गया था 86वां संशोधन, 86वां संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत इस आर्टिकल को जोड़ा गया। और इसमें विशेष प्रावधान दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। हर माँ बाप का ये फर्ज बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बोलता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद कौन सा बोलता है? 22 बोलता है। अब ये क्या फंडा है? तो गिरफ्तारी के संबंध में जैसे आपको कोई भी कानून का अधिकारी पकड़ने के लिए आता है तो आपको पूछने का अधिकार है कि मुझे किस जुर्म में पकड़ा जा रहा है, ठीक है, आप पूछ सकते हो। दूसरी बात, जब वो अधिकारी आपको पकड़कर लेके जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। ये भी एक संरक्षण है। लेकिन जो बीच का रास्ता होगा आने जाने का, उस टाइम को छोड़ करके आपको 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट में पेश करेगा। तीसरी बात है, आपको अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। अगर कोई भी कानूनी अधिकारी आपको ये चीज़ें नहीं देता है तो आप भारत सरकार के सामने अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो कि आपसे ये अधिकार छीना गया है, ठीक है। तो ये है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, और ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा आपको याद रखना है? तो अगला अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या बताता है? तो इसमें है बलात् श्रम पर रोक। बलात् श्रम पर रोक आर्टिकल 23 के तहत दिया गया। बलात् श्रम कैसे? तो पहले आपको पता हो भारत के अंदर दास प्रथा होती थी, बंधुआ मजदूरी होती थी, मानव का क्रय विक्रय होता था। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो विशेष रूप से इस बात पे जोर दिया गया और लोगों को बताया गया कि आज के बाद में भारत में मानव का क्रय विक्रय नहीं होगा, बलात् श्रम नहीं होगा, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। अगर कोई आपको दास बनाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। और ये आर्टिकल 23 के अंदर इस बात को बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या बताया? बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक ये कैसा है भाई? ऊपर था बलात्, नीचे है बाल। तो बलात् श्रम तो था दास प्रथा पर रोक, लेकिन बाल श्रम कौन सा है? तो बाल श्रम वो है 14 साल तक का जो भी बच्चा है, अगर उस बच्चे को शिक्षा न दे करके और उसको कोई भी कारखाने में, फैक्ट्री में काम करवाया जाता है जिससे उसकी जान का खतरा है, तो भारत सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये बात साफ रूप से लागू की गई थी कि किसी भी बच्चे को, 14 साल तक के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। अगर उसको किसी कारखाने में, फैक्ट्री में काम करवाया जाता है जिससे उसकी जान का खतरा बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फिर बात आती है दूसरी, सर हम तो बच्चे होते थे तब हमसे तो खूब काम लिया हमारे घर वालों ने। कैसे? मेरे पिताजी की दुकान थी तो मेरे को शॉप पे जाना पड़ता था, मैं छुट्टी के बाद शॉप पे जाता था, ठीक है। संडे की जब छुट्टी होती थी तो मैं वहीं पे रहता था, ठीक है। क्या वो बाल श्रम नहीं था? तो वो बाल श्रम की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, किसी किसान का बेटा है, वो कहेगा कि सर मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे से खेतों में काम करवाते थे, ठीक है। जब मैं स्कूल से आता था तो मैं खेतों में काम करता था, ठीक है। यानी मेरे पिताजी के साथ साथ जो भी फसलों का काम होता था फसलों का काम करता था। क्या वो बाल श्रम नहीं था? तो मैं कहूँगा बेटा वो बाल श्रम नहीं था। क्यों? क्योंकि घर का काम करना बाल श्रम में नहीं है। बाल श्रम में कौन सा आएगा? जब आपको खतरनाक काम के लिए भेजा जाता है घर से बाहर बच्चे को पैसे कमाने के लिए, वो बाल श्रम की कैटेगरी में आता है। घर में तो सभी काम करते हैं, ठीक है।
अगर वही बाल श्रम में आने लग गया तो फिर काम कौन करेगा? ठीक है, माँ बाप बच्चे से घर का काम करवा सकते हैं, तो वो बाल श्रम कैटेगरी में नहीं होगा। बाल श्रम की कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी कारखाने में, फैक्ट्रियों में काम करें जिससे आपकी जान पर खतरा रहता है, वो आपका क्या होगा? बाल श्रम होगा। इस पे रोक लगाई गई है। और ये कितने साल तक के बच्चे होंगे? तो ये बच्चे होंगे 14 वर्ष तक के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया? तो कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। कोई व्यक्ति है और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मान के चलो कि कोई हिंदू था और वो क्या बन गया? वो ईसाई बन गया। या फिर कोई ईसाई था, वो क्या बन गया? वो बौद्ध बन गया। या फिर कोई बौद्ध था, वो क्या था? वो हिंदू बन गया। या फिर कोई हिंदू था, वो मुस्लिम बन गया। मुस्लिम था, वो हिंदू बन गया। यानी किसी बंदे ने अपना धर्म परिवर्तन किया, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो कभी नहीं होगी। ठीक है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो अपनी मर्जी से। अगर कोई आपके साथ में ज़बरदस्ती करता है कि इस धर्म को अपनाना ही पड़ेगा, तब उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को अपना सकते हो। ठीक है, और ये आर्टिकल 25 आपको पूरा प्रावधान देता है। आप अपने धर्म का कहीं पर भी प्रचार कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी आपको क्या दी गई है? परमिशन दी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में इस बात को बोला गया है। और एक बात और भी बोली गई है कि धर्म के नाम पे आप संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो और उस संपत्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। वो क्या रहेगी? वो टैक्स फ्री रहेगी। और ये भी आपका किस में आता है? आर्टिकल 25 से 27 के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 किसका प्रावधान देता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके और क्या कर सकते हो भाई? आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है तो आप उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो मूल अधिकार होते हैं उनका संरक्षण करती है। और मैंने मूल अधिकार के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। जिस भी बच्चे को वो क्लास देखनी है तो आप उस क्लास को भी लगा सकते हो। आपको प्लेलिस्ट में संविधान की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, पूरी डिटेल से मैंने हर बात को बताया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 40। और अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन आपका आर्टिकल 40 के तहत किया गया। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर ग्राम पंचायत तो काफ़ी लेट आई है, मूल संविधान में कैसे जिक्र हुआ? तो देखो बात ऐसे थी, जब संविधान बन रहा था तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति का विकास करना होगा जो सबसे पीछे खड़ा है। और सबसे पीछे कौन होता है? सबसे पीछे होता है ग्रामीण। ठीक है, एक किसान। ठीक है, जो गांव में रहता है। तो बोला सबसे पहले मैं उसके पास सारी सुख सुविधाएं पहुंचानी होंगी। अगर वो खुश है तो फिर देश अपने आप तरक्की करेगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? तो भीमराव अंबेडकर जी इस बात के सख्त खिलाफ होते थे और भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं ग्राम पंचायत को लागू नहीं करूंगा। तो दोनों की बातें अड़ गई। गांधी जी बोले इसको लागू करना पड़ेगा, अंबेडकर ने कहा मैं इसको लागू नहीं करूंगा। तो बीच बचाव करते हुए नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल जी और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता वो आए और उन्होंने गांधी जी को और अंबेडकर जी को समझाया और उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करवा दिया गया, जिससे गांधी भी खुश हुआ और अंबेडकर भी खुश हुआ।
ऐसे इसमें क्या था, तो आर्टिकल 40 आते हैं नीति निर्देशक तत्वों में, और नीति निर्देशक तत्वों में किसी भी आर्टिकल को लागू करना राज्य के ऊपर डिपेंड होता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो वो उसको लागू करेगा, और कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो भविष्य में कभी उसको लागू कर सकता है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन इस प्रकार से किया गया था। ठीक है, सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ पर लागू हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, और फिर उसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर हुई थी, तो आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों को लागू किया गया था। और 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 40 समझे। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 43, और इसमें क्या बोला गया है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ये आपका आर्टिकल 43 देता है। जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं तो सरकार उनको बढ़ावा देगी, उनको लोन वगैरह देगी, ताकि जो छोटे व्यापारी हैं उनकी कंडीशन अच्छी हो सके। कुटीर का मतलब होता है छोटा, तो छोटे जितने व्यापार थे उनको बढ़ावा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 45, और इस अनुच्छेद में क्या बताया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में। ठीक है, और यहीं से आर्टिकल 21 का बनाया गया था, यहां से निकाल करके। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे इसके बाद में, तो अगला आर्टिकल आपका अनुच्छेद 50, और इसमें क्या बताया भाई, तो इसमें क्या गया, न्यायपालिका व कार्यपालिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, जो भारत के न्यायालय हैं और भारत की जो कार्यपालिका है वो दोनों मिलके कभी भी काम नहीं करेंगे, वे दोनों अलग अलग काम करेंगे। और ये आर्टिकल किस में बोला गया भाई, ये आर्टिकल 50 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, और इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया गया आर्टिकल 51 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावे का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52, और इसमें क्या बताया, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान आपका किया गया आर्टिकल 52 के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रावधान। और ये किया गया भाई आर्टिकल 54 के अंदर। बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति संविधान का संवैधानिक मुखिया होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर लोकसभा,
राज्यसभा, विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं कौन? तो आपका जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति होगा भारत का, इसके बारे में बोला गया। और आर्टिकल 54 उसकी जो चुनाव किस प्रकार से होना है तो उसके बारे में बताया गया। राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए बनने के लिए? तो 35 साल कम से कम। कितने बार बन सकता है? कितने भी बार बन सकता है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। कब तक बन सकता है? जब तक जीवित रहेगा तब तक बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति कहाँ पर रहता है? राष्ट्रपति भवन में रहता है। कहाँ पर है? दिल्ली में, रायसीना की पहाड़ी पर, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2018 को संशोधन करके 5 लाख रुपए किया गया। मोदी सरकार के अंदर इसका प्रावधान किया गया था 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 60 बताता है भाई राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। 60 के तहत राष्ट्रपति क्या लेगा? शपथ लेगा। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 के तहत चलाई जाएगी। और राष्ट्रपति को कितने प्रकार से हटाया जा सकता है? तो 4 प्रकार से राष्ट्रपति हट सकता है। एक, महाभियोग के द्वारा। दूसरा, अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे। तीसरा, मृत्यु होने पर। और चौथा, महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये 4 ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद आप कौन सा याद करोगे? तो अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 63। और आर्टिकल 63 किसके बारे में बताएगा? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 साफ साफ बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो भारत का दूसरा नागरिक होगा, ठीक है। और फिर है अनुच्छेद 64 जिसमें बताया गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। तो ये सैलरी के बगैर रहता है? नहीं रहता। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है, लेकिन ये राज्यसभा का सभापति है, इसके रूप में इसको वेतन दिया जाता है। और कितना वेतन दिया जाता है? 4 लाख रुपए इसका वेतन है। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? तो उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है, ठीक है। 4 लाख रुपए इसका वेतन है। भारत का दूसरा नागरिक है। बनने के लिए एज होनी चाहिए कम से कम 35 साल। कितने बार बन सकता है? कितने भी बार बन सकता है। और भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहला ऐसा उपराष्ट्रपति जो पद पे रहते हुए मर गया उसका नाम क्या था? कृष्णकांत। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। और भारत का पहला वो राष्ट्रपति होता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 72 में किसका प्रावधान है? तो इसमें है क्षमादान। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। वो किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों ना हो। तो ये विशेष प्रावधान है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108। और 108 के तहत क्या होगा? तो संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जब सदन नहीं चल रहा है तो उनकी संयुक्त बैठक को बुला सकता है। और ये प्रावधान आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति को दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपने हर बात को अच्छे से सीखा है। किसी भी प्रकार का डाउट आए तो इस क्लास को दोबारा से फिर से देखें।
और यहाँ तक इन चीज़ों को नोट करें, इसके बाद में हम नेक्स्ट और आगे बात करेंगे। बच्चों आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 123 की। अनुच्छेद 123, और इसके अंदर क्या बोला गया है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है, कोई भी कानून जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही हैं और ऐसे में किसी कानून को बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति के पास विशेष पावर होती है और वो अध्यादेश जारी कर सकता है, इसके तहत कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन जब संसद दोबारा से चलेगी तो संसद इस कानून को माने या न माने वो संसद पे डिपेंड होगा, क्योंकि भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन इमरजेंसी के अंदर अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति इसको बना सकता है। और इसकी लिमिट कितनी है, कितने समय तक ये अध्यादेश रह सकता है, तो 6 सप्ताह तक इसकी लिमिट होती है अध्यादेश की। ठीक है, इसके बाद अगला अनुच्छेद हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 124, और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और ये सबसे बड़ा कोर्ट है। ठीक है, इसका फैसला आखिरी फैसला होगा, इसके फैसले को कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ करके। ठीक है, तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले इसको फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे, लेकिन आज़ादी के बाद में इसका नाम हमने सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 214, और इसमें बोला गया हाई कोर्ट। ठीक है, तो 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट से छोटा होता है, लेकिन किसी भी राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना अनिवार्य होता है, लेकिन संविधान में एक बात और भी बोली गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो 124 सुप्रीम कोर्ट और 214 हाई कोर्ट का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226, और इसमें क्या है भाई, तो रीट जारी करने की शक्ति, रीट जारी करने की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार लागू करता है, यानी 5 रीट जारी करता है। और इसी के अलावा हाई कोर्ट भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए क्या करता है, 5 रीट जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट करेगा 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत 5 रीट जारी करता है, मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। और ये प्रावधान किसमें, आर्टिकल 226 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका आर्टिकल कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, और इसमें किसका प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 352 में। जब देश का तंत्र फेल हो जाए तो वह ऐसे में क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देता है, जो पूरे देश में लागू होता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार, 3 बार। एक पहली बार लगा था 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार कब लगा था, तो दूसरी बार आपका लगा था 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरी बार कब लगा था, 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी के समय में। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगा है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 356,
और इसमें क्या है, इसमें आपका राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, ठीक है। किसी भी राज्य का तंत्र फेल होने पर राज्यपाल की सिफारिश पर हमारा जो राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य में राज्य आपातकाल लगा देता है, और ऐसे में उस राज्य का राज्यपाल वहाँ पर सरकार चलाने का काम करता है, ठीक है। और राज्य आपातकाल तो लगभग लगते ही रहते हैं, किसी न किसी राज्य के अंदर, छोटे क्षेत्र के अंदर लगते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले कहाँ पर लगा था ये, तो 1951 में सबसे पहले पंजाब के अंदर लगा था आपका क्या, राज्य आपातकाल। फिर नेक्स्ट है इसके बाद अनुच्छेद 360, और इसके अंदर क्या है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 360 में वित्तीय आपातकाल है, और वित्तीय आपातकाल जो है ये जब देश के अंदर पैसा खत्म हो जाए तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल लगता है। लेकिन हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे भारत देश का जो इतना बड़ा देश होते हुए भी जहाँ पर 125 करोड़ की जाति निवास करती है और विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारे देश में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल हमारे देश में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। और आपातकाल हमने कहाँ से लिए हैं, तो आपातकाल हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। लेकिन बात की जाए वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल हमने जर्मनी से नहीं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं, तो जर्मनी के संविधान को वीमर के नाम से जानते हैं, और जर्मनी की राजधानी है वीमर। और बात की जाए यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर, आपका अमेरिका के अंदर है। अगर आपने किसी भी संगठन की क्लास नहीं लगाई है और आपको करना है तो आप वो क्लास भी लगा सकते हो। मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी करवाए हुए हैं अपने इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 368, और अनुच्छेद 368 में क्या है, तो इसके अंदर है संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। हमारी संसद किसी प्रकार का संशोधन करती है तो 368 के तहत उसके अंदर संशोधन करने का काम करती है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास के अंदर हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने सारे के सारे आपको अनुच्छेद करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ विशेष अनुच्छेद और हैं जो आप याद रख सकते हो, और वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 79 में किसका प्रावधान है, तो इसके अंदर आपकी संसद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अगला कौन सा अनुच्छेद है एक और, तो नेक्स्ट अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 80, और 80 में किसके बारे में बताया, राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन के नाम से जानते हैं, अलोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। और बात की जाए राज्यसभा की, तो वर्तमान में प्रथम राज्यसभा चल रही है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 81, और अनुच्छेद 81 में किसका प्रावधान है, तो इसमें आपका लोकसभा का प्रावधान है, ठीक है। इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भंग तो होता ही रहता है। जब भी नई सरकार आती है तो नई लोकसभा बनती है, लेकिन राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। एक अनुच्छेद आपका आर्टिकल 110, ठीक है।
इससे पहले आप एक आर्टिकल और याद कर सकते हो, आर्टिकल 100, और ये किसका है, तो ये आपका निर्णायक मत। निर्णायक मत, जब लोकसभा के अंदर बराबर वोटिंग पड़ जाए किसी संशोधन पे, तो उस समय पे अध्यक्ष के पास, लोकसभा के अध्यक्ष के पास विशेष शक्ति होती है कि वो निर्णायक मत दे सकता है आर्टिकल 100 के तहत। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 110, तो इसके अंदर किसका प्रावधान किया गया है, तो इसके अंदर वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया है। वित्त विधेयक का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 112, इसमें है वार्षिक वित्तीय वितरण का प्रावधान। वार्षिक वित्तीय वितरण का प्रावधान इसके अंदर किया गया है, ठीक है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये क्लास आपके लिए हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी के अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पे और क्लास चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हो, आपको उसी टॉपिक के ऊपर और क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो क्लास है, इस क्लास को आपको अच्छे से करना है, और अगर एक बार में आपको न समझ में आए तो इस क्लास को आपको 2 या 3 बार देखना है, इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप कोई भी पेपर देने के लिए जाओगे तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। एक आर्टिकल और याद रख लेना, आप एक और दिमाग में आ रहा है, आर्टिकल 76, और ये क्या है, इसके अंदर है महान्यायवादी। महान्यायवादी का प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय भारत।